गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। और अगर हम समास की परिभाषा की बात करते हैं तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों और समुच्चयबोधक चा आदि को हटाकर एक पद बनाया जाता है। ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं उनमें विभक्तियां होती हैं तो उन विभक्तियों को हटाकर जब हम एक नया शब्द बनाते हैं उसको हम समास कहते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं समास? समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला समास होगा आपका तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा समास होगा आपका अव्ययीभाव समास, फिर उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्व समास और फिर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। आज हम लोगों को पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। ठीक है। अगर 2 पद होते हैं तो जो दूसरा पद होता है उसको बोला जाता है उत्तर पद, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं और कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्तियां भी होती हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास में 2 पद हुए तो दोनों पदों में कभी कभी समान विभक्तियां हो जाती हैं और कभी कभी दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां भी होती हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो पूर्व पद में विभक्ति लगाई गई है या विभक्ति है उस विभक्ति का लोप करके हम समस्त पद बनाते हैं। इसके द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो इस समास में जो द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति इसके पहले पद में लगी होती है इसका हम लोप करके समस्त पद बनाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसके पहले पद में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति होती है, तो उन विभक्ति का लोप करके हम समस्त पद बनाते हैं। ठीक है। अब हम लोग तत्पुरुष समास के उदाहरणों को समझते हैं। पहला देखिए, शरणम आगतः। ठीक है। आगतः आपका दूसरा पद है जो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। आगतः आपका दूसरा पद है जो कि प्रधान है और पहला पद है शरणम। ठीक है। इसका मतलब होता है शरण को पाया। ठीक है। शरण को आया। तो पहले पद में ये देखिए द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो जो दूसरी विभक्ति लगी हुई है शरणम, इसका हम लोप कर देंगे तो ये हो जाएगा शरणागतः। ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद में जो भी विभक्ति लगी होती है उस विभक्ति का हम लोप कर देते हैं। अगला देखिए, शरणम प्राप्तः। इसमें भी जो पहला पद है शरणम, इसमें दूसरी विभक्ति लगी हुई है, इस विभक्ति का हम लोप कर देंगे तो ये हो जाएगा शरण प्राप्तः।
अगला देखिए सुखम प्राप्तः। प्राप्तः दूसरा पद है जो कि प्रधान है और पहला पद है सुखम। तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो पहले पद में जो भी विभक्ति लगी होगी उस विभक्ति का लोप हो जाएगा और ये समास आपका कहलाएगा द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि इस समास के पहले पद में दूसरी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये होगा आपका द्वितीय तत्पुरुष। उसी तरीके से देखिए तृतीय तत्पुरुष, इसके पहले पद में तीसरी विभक्ति लगी होगी। अग्निना दग्धा मतलब अग्नि से जला। द्वितीय विभक्ति में होता है को, कर्ता ने कर्म को। पहली विभक्ति में होता है ने, कर्ता ने। दूसरी विभक्ति कर्म को, है ना। तीसरी विभक्ति करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो इसका होगा अग्निना दग्धा, अग्नि से जला। इसमें जो पहला पद है अग्निना, इसमें तृतीय विभक्ति है तो उस विभक्ति का यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अग्नि दग्धा। अगला देखिए धनेन हीना मतलब धन से हीन। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि इसमें तृतीय विभक्ति है, तो हमने देखा ना इसकी जब हमने हिंदी की इसका अनुवाद किया तो हुआ अग्नि से जला या धन से हीन। ठीक है, तो हमारा जो कारक चिन्ह यहाँ पर आया वो था से। फिर से देखिए कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? तीसरी, कर्ता ने कर्म को और करण से। ठीक है, इसलिए धन में तृतीय विभक्ति लगी है तो धन की तृतीय विभक्ति होगी धनेन। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो उस तृतीय विभक्ति का हम लोप कर देंगे। अगला देखिए विद्या हीनः मतलब विद्या से हीन। विद्या से हीन, यहाँ पर विद्या की तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो विद्या की तृतीय विभक्ति होगी विद्या। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जो तृतीय विभक्ति लगी है, जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो तृतीय विभक्ति का हम लोप कर देंगे। इसी प्रकार से चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी विभक्ति का लोप होगा, पंचमी तत्पुरुष में पंचमी विभक्ति का लोप होगा और षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति का लोप होगा और सप्तमी तत्पुरुष में सप्तमी विभक्ति का लोप होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए चतुर्थी चतुर्थी तत्पुरुष, इसके उदाहरण दीनाय दानम। तो जो दीनाय है इसका मतलब होता है दीन के लिए और दानम मतलब दान, दीन के लिए दान। दीन की चतुर्थी विभक्ति है दीनाय। कैसे पता चला? कारक चिन्ह से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो ये हमारा समस्त पद बनेगा दीन दानम। ठीक है, उसी प्रकार से पंचमी तत्पुरुष,
इसमें पंचमी विभक्ति का लोप होगा। जैसे एग्जाम्पल है पाप मुक्तः। ठीक है, विभक्ति पहला पद होगा पापात और दूसरा पद होगा मुक्तः। ठीक है, पाप से मुक्त। तो जब इसका समस्त पद बनेगा तो वो होगा पाप मुक्तः, पाप से मुक्त। इसमें हमारा पंचमी विभक्ति का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति जो पहले पद में लगी होगी उसका लोप होगा। षष्ठी तत्पुरुष में क्या होगा, जो षष्ठी विभक्ति हमारे पहले पद में लगी होगी उसका लोप होकर समस्त पद बनेगा। जैसे राज्ञः पुत्रा, इसका समस्त पद होगा राजपुत्रः। ये है आपका षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, राजन शब्द होता है, राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति होता है राज्ञः। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो उस विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा राजपुत्रः, मतलब राजा का पुत्र। पता कैसे चला कि इसमें षष्ठी विभक्ति है? कारक चिन्ह से। उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, और फिर होता है संबंध का। पहली विभक्ति में होगा आपका, प्रथमा विभक्ति में होगा कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति में कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से। इसका मतलब होता है अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना। उसके बाद संबंध, षष्ठी विभक्ति में होगा आपका, उसके बाद षष्ठी विभक्ति में होगा आपका संबंध। का, की, के। ठीक है, और उसके बाद सप्तमी विभक्ति में होगा अधिकरण में पर। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, कारक चिन्ह, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, इसका मतलब होता है अलग होने पर, षष्ठी संबंध का, की, के, और सप्तमी अधिकरण में पर। इसके द्वारा हमें कारक चिन्हों से हमें पता चल जाता है कि पहले पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। अब हम सप्तमी तत्पुरुष को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सप्तमी तत्पुरुष पढ़ेंगे। सप्तमी तत्पुरुष जले मग्नः, मतलब जल में मग्न। जो पहला शब्द है जले, इसमें सप्तमी विभक्ति है, और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जल मग्नः।
जल में मग्न। ठीक है, तो आज हमारे तत्पुरुष समास कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।